लोगों को ये भ्रम रहता है कि विनय दुबे करता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ई कॉमर्स की साइट्स हैं, जो आज भारत के टॉप ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं वो मेरे क्लाइंट्स हैं। उनको मैं टेक्निकल सपोर्ट बैकएंड से करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे रेवेन्यू जनरेट होती है। मैं लग्जरी ट्रैवल करता हूँ, होटल्स में रहता हूँ, और उसी पैसों में से जो मज़दूर या जो ज़रूरतमंद है उसको मदद करता हूँ। आज तक 12 साल से कम बच्चों का, एज से कम बच्चों का मुंबई में फ्री हार्ट ऑपरेशन में कराता हूँ। सबसे पहली बात, मैं किसी पार्टी से ना मैं पसंद करता हूँ, ना मुझे उनकी विचारधारा सही लगती है। भारत में ऐसी कोई पार्टी मुझे नहीं दिखती है कि कोई किया हो, और डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, क्योंकि जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल पूछूंगा। सवाल हमेशा सत्ता से पूछा जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की केंद्र सरकार हो। जो गलत करेगा सवाल पूछूंगा। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल में भीड़ का जमावड़ा लग गया था, और उस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए विनय दुबे को जेल हुई थी। वही विनय दुबे आज फिर चर्चा में है। डॉक्टर कफील, जिनकी रिहाई के लिए विनय दुबे ने सोशल मीडिया पे 1 करोड़ रुपए की फीस देने के लिए कहा है। तो चलिए आइए विनय दुबे जी से मिलते हैं इसी सिलसिले में। मुझे लगता है कि अभी तक जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन समय है ज़मीनी स्तर पे भी आने का। जिस तरह से आप लोग पूरी रात ट्रैवल करके यहाँ तक आए हैं, मैं मुंबई से आया हूँ, लेकिन और कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटी दिख नहीं रही है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा, जितना आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, अगर आप लोगों से प्रेरणा ले, आप लोगों का क्या जाता है इसमें। आपको न्यूज़ तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, आप मुझसे वीडियो माइट लगा लेते, लेकिन आप यहाँ पे आए, यहाँ पे सारी चीज़ों को देखिए। इसके लिए मैं आप लोगों का सलाम करता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट इतनी गंभीरता से, आपके अंदर अभी भी मानवीय संवेदनाएं उतनी उच्च लेवल पे हैं कि आप लोग इतनी रात भर परेशान होकर यहाँ तक आए हैं। उस व्यक्ति के लिए जो आपका कुछ लगता नहीं है, एक इंसानियत है आपके अंदर, उसको मैं सलाम करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग इतने दूर तक आए हैं। इस केस में आप लोगों के आना ही केस को मजबूती देगा। विनय दुबे जी, आपसे पहला सवाल ये है कि डॉक्टर कफील के मुद्दे पे आप इतना दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, उनका एक जो मामला है, एक तो पहली बात वो बेगुनाह है, पूरे देश में उनके लिए एक लहर है, एक बोलते सहानुभूति है। दूसरा, मेरा एक पर्सनल उसमें इंटरेस्ट इसके लिए है क्योंकि मेरी भी एक 1.5 साल की बेटी है। जब भी पुलिस वगैरह वाले घर पे आते हैं तो वो सहम जाती है। अभी रिसेंटली एक घटना हुई थी जिसमें वो मेरा पैर पकड़ के वो मुझे छोड़ नहीं रही थी, जबकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो पुलिस वाले घर पे आए थे। तो मुझे लगा एक 1.5 साल की बच्ची इतना इमोशनली अगर पिताजी के साथ अपनी अटैच होती है, तो बेचारी डॉक्टर काफिल खान की बेटी जो है उसका क्या हालत होता होगा कि उनके पिताजी रहते हुए भी वो मिल नहीं पा रही है। तो एक वो मेरे अंदर का जो एक पिता है जो अपने बच्चे के लिए तड़प रहा था, जिस तरह से मैं भी जेल में था, वो फील कर सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, एक आदमी बेगुनाह है, बिना कुछ किए जेल में है, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और जिस दिन वो अपने बच्चे को गले लगा लेगा, मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हुई। आपने 1 करोड़ रुपए फीस देने के लिए कहा। आपको क्या लगता है डॉक्टर कफील की रिहाई जो रुकी हुई है, क्या पैसे के कारण रुकी हुई है? नहीं, देखिए, मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट था इसको लेके कि शायद अगर कोई बड़े एडवोकेट अगर इसमें इंटरेस्ट लेता हो और उसको ये लगता होगा कि उसकी फ़ीस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब तक बड़े चेहरे इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक शायद केस इस तरह से उठ नहीं पाएगा कि न्यायालय को इतना समझना पड़े। क्योंकि देश की जनता लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, उसके बावजूद भी कोई असर जो है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है। तो मुझे शायद एक उम्मीद थी कि अगर कोई बड़ा एडवोकेट या चेहरा इसमें आता है तो शायद उसका फ़ायदा उसको मिले। और मैं जानता हूँ NSA जैसे, रासुका जैसे केस में जो फ़ीस होती है बहुत हैवी होती है, एक आम इंसान उसको बेयर नहीं कर पाता अगर एक अच्छा एडवोकेट उसके पास हो। क्योंकि मैं भी बहुत सारे केसेस में हूँ, मुझे पता है कोर्ट कचहरी का मामला क्या होता है, जमानतें और सारी चीज़ें किस तरह से की जाती हैं। तो एक मुझे उम्मीद थी कि शायद इसकी वजह से कोई चेहरे उनकी फ़ीस की जो एक क्वेश्चन था वो ख़त्म कर दिया मैंने कि भाई आप बिंदास रहो, आपकी जो भी फ़ीस होगी मैं पे करूँगा, लेकिन आप आगे आओ, इसमें आप मदद करो। एक बेगुनाह इंसान जेल में, उसको बाहर निकालो। आपने ये क्राउड फंडिंग जो की है, उसको आपने परमिशन लिया था उनकी फैमिली से, उनकी वाइफ से? क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठ रही थी सोशल मीडिया में, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो तो क्वेश्चन उठा रहे थे कि आप तो वैसे ही बाकी लोगों की तरह इससे अपना खर्चा चलाएंगे और आप इस पैसे को खा जाएंगे। तो इसके बारे में आपने कमेंट भी किया था कल फेसबुक लाइव करके एयरपोर्ट से डायरेक्ट, जब आपने बताया था कि मैं यूपी के टूर पे जा रहा हूँ, तो आपने कहा था एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए डायरेक्ट आपने कहा था मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं और वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट PM एयरपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आपने ऐसा केवल मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर क्यों कहा? देखिए, कैसा है, मैंने जब काफिल खान जी के लिए जब 1 करोड़ रुपए की बात कही थी तो उसमें मैंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया था कि आप मुझे पैसे दो। उसके बाद जब कुछ एडवोकेट्स और कुछ चीज़ें पॉजिटिवली सामने निकल के आई लीगल तौर पे,
जिसको हम लोग लीगल रेमेडीज़ कहते हैं लीगल टर्म में, कि भाई हमें बीमारी तो पता है लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जब बड़े अधिकारी और बड़े रिटायर्ड जज हो गए, चाहे बड़े वो एडवोकेट्स हो गए, जब उनसे कंसल्ट हुआ तो मुझे समझ में आया कि चीज़ें पॉजिटिवली जा सकती हैं। रही बात, जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जब ये क्राउड फंडिंग की बात की थी, उससे पहले उनके बड़े भाई जो हैं आदिल जी, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा था कि सर आपको इस काम के लिए, क्योंकि बड़े हायर्स जो बड़े एडवोकेट्स हैं उनको हायर करने पड़ेंगे, उनको ट्रैवल कराना पड़ेगा, वो नॉर्मल बंदे नहीं होते हैं। अगर मैं 2-4 नाम ऐसे रख दूँगा तो आप खुद उनसे जज कर सकते हो कि अगर वो बंदे आते हैं कोर्ट में तो इसका एक बड़ा असर पड़ता है, एक साइकोलॉजिकल एक लीगल असर पड़ता है। तो उसके लिए मैंने वो चीज़ें इसमें स्टार्ट की। लेकिन उसके बाद मुस्लिम तबकों का एक छोटा सा जो तबका है जो सिर्फ ट्रोलर्स है, उनका अगर आप प्रोफाइल जाके देखोगे तो उसी को लोगों की टांग खींचते हैं। आज एक बात बताइए कि अगर हम लोग डॉक्टर काफिल की रिहाई के लिए कर रहे हैं तो उनकी फैमिली को उसमें ऑब्जेक्शंस नहीं है। कल जब मैंने लाइव किया था उसके बाद उनकी वाइफ का फ़ोन आया, उन्होंने बहुत ही, मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा दुख लगा क्योंकि उनको ट्रोल किया जा रहा था मेरे नाम पे कि आपने उसको कैसे परमिशन दी, ये क्यों कर दिया, जबकि वो चाहती हैं कि किसी भी सूरत में उनके जो हस्बैंड है वो करा जाए, चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे जैसे भी हो, वो उस तरह से है। लेकिन इस परिस्थिति में उनको भी ट्रोल कर दिया जाता है, वो थोड़ा सा शॉकिंग लगता है। ऑलरेडी वो बेचारी जो महिला है वो परेशान है, उनके हस्बैंड जेल में है, घर चलाना, बहुत सारी चीज़ें है, मेंटल टॉर्चर है उसके ऊपर, और उसकी वजह से ऊपर से ये आप बोनस उसको दे रहे हैं। तो थोड़ा सा लगा, इसके लिए मैं कल लाइव आया। और उसमें से जो ये तबका है ना, अगर आप इन पे जाके देखोगे तो ये केवल मुस्लिम समाज के साथ में जो खड़े लोग हैं उनको ही ये टारगेट करते हैं, चाहे वो विनय दुबे हो, चाहे काजल निषाद हो, चाहे अभी डांडिया हो, चाहे बनारस वाले मिश्रा जी हो, चाहे रिपेल हो। ये ऐसे नाम हैं जो आज सभी को सर्वधर्म समभाव के हिसाब से एक इंसानियत के तौर पे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। लेकिन ये चीज़, इन कुछ जो तबके हैं ना मुस्लिम समाज के, उनको ये पसंद नहीं है कि हमारे समाज में कोई बाहरी व्यक्ति आके खड़ा हो। वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, चलो हम नहीं भी आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप तो करो अपने समाज के। लेकिन वो ना कुछ कर रहे हैं, उल्टा जो कदम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उसे ट्रोल किया जाता है। इसके लिए वो वीडियो में मैंने ये चीज़ें कही। आप इस दौरान काफ़ी भ्रमण कर रहे हैं, आज भी आप नोएडा से आए हैं और आपने काफ़ी सफ़र किया है, आपने फ्लाइट पकड़ी। ये सारे पैसे आपको कौन फंडिंग कर रहा है, कौन सी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है? क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान में सारे धंधे चौपट हो चुके हैं। आखिर आपके पास ऐसा क्या है जो आप इतना पैसा इस चीज़ में खर्च कर रहे हैं? क्या आप एक आम आदमी नहीं हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर रहे हैं, मैंने गरीबी देखी है। तो गरीबी का जो एहसास होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि शाम को एक ऑटो ड्राइवर वाला अगर दिन भर हार्डवर्क ना करे धूप में बारिश में, तो दूध भाजी और शाम का जो खाना है या आटा है वो नहीं होता है। वो चीज़ें मैंने बचपन से देखी हुई है। रही बात मेरे फाइनेंशियल की, तो ऑलरेडी मुंबई पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। जिस दिन बांद्रा का, जिस समय मुझे अरेस्ट किया गया था, मेरे अकाउंट सील किए गए थे, उसमें करीबन 26 लाख रुपए के आसपास का उनको ट्रांजेक्शन्स थी। मेरा बिज़नेस चलता है, मैं अपने हिसाब से ई-कॉमर्स साइट्स पे मैं अपनी कामें करता हूँ, टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ, जिसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं, वो मेरी रेवेन्यू है, मेरी इनकम है। उसका कुछ हिस्सा मैं सोशल वर्क में करता हूँ। मैंने चाहे जिस तरह से भी किया हो, इसमें लोगों को ये भ्रम रहता है कि विनय दुबे करता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ई-कॉमर्स की साइट्स हैं, जो आज भारत के टॉप ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं, वो मेरे क्लाइंट्स हैं। उनको मैं टेक्निकल सपोर्ट बैकएंड से करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे रेवेन्यू जनरेट होती है। मैं लग्जरी ट्रैवल करता हूँ, होटल्स में रहता हूँ, और उसी पैसों में से जो मज़दूर या जो ज़रूरतमंद है उसको मदद करता हूँ। आज तक 12 साल से कम बच्चों का, एज से कम बच्चों का मुंबई में फ्री हार्ट ऑपरेशन में कराता हूँ, वो भी मुंबई के बड़े अस्पताल में जो 7 स्टार हॉस्पिटल होता है। तो कुछ उसमें चैरिटी होती है, कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ उसमें सरकारी मदद होती है। तो वो चीज़ें मैं कर जाता हूँ। रही बात ट्रैवल, ये सब आज के टाइम में मिनिमम है, आप नॉर्मल बंदा भी इस तरह का ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं सक्षम हूँ चीज़ों को, मुझे सिर्फ रात में मुझे काम करना होता है, रात को 11 से सुबह 3 तक, वो भी ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनेशनल है, डॉलर वैल्यू फ्लैक्चुएट होता है, उसके हिसाब से मेरी अर्निंग कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन होती है, और उसी में से कुछ हिस्सा इस तरह का मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप जो सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं उसमें केवल एक पार्टी को ही टारगेट करते हैं, वो है बीजेपी। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र में आप रहते हैं, महाराष्ट्र की जो पार्टी है, जो सरकार में है, क्या वो उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें आपको कोई कमी दिखती नहीं है? साथ ही साथ आप कभी भी किसी और पार्टी, किसी और राज्य की पार्टी को पसंद करते हैं, उनके किसी काम को पसंद करते हो, वो ज़रूर बताइए। सबसे पहली बात, मैं किसी पार्टी से ना मैं पसंद करता हूँ, ना मुझे उनकी विचारधारा सही लगती है।
भारत में ऐसी कोई पार्टी मुझे नहीं दिखती है कि कोई किया हो। मैं खुद नोटा पे बटन का दबा के वोटिंग करता हूँ, तो नन ऑफ द अबव मेरा ऑप्शन क्लियर होता है। दूसरा ये कि सिर्फ बीजेपी ही क्यों, ऐसा लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने मज़दूरों का आंदोलन किया था, मज़दूरों की आवाज़ उठाई थी, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहाँ पे शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी। और मुझे जिस सरकार ने अरेस्ट करके जेल में डाला था वो महाराष्ट्र की सरकार थी, क्योंकि महाराष्ट्र के मज़दूरों के लिए मैंने आवाज़ उठाया था। अब मैंने दिल्ली की तो बात ही नहीं की कि दिल्ली के भी मज़दूर हैं, वहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ के क्यों मज़दूर हो रहा है। मैंने महाराष्ट्र में रहता हूँ, जहाँ आप कहते हैं कि वहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे शायद आपको लगता होगा कि मैं सरकार से डरता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने उनके खिलाफ जाके मज़दूरों के आंदोलन किए, वहाँ पे धमकियाँ दी। मेरी आप वीडियोस देख सकते हैं, मैं खुले तौर पे जिस तरह से मैं अपनी बात रखता हूँ किसी भी सरकार को पसंद नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में बीजेपी थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आंदोलन किए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मिथ है, लोगों के अंदर एक भ्रम किया गया कि सिर्फ बीजेपी से है, क्योंकि जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल पूछूंगा। सवाल हमेशा सत्ता से पूछा जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की केंद्र सरकार हो। जो गलत करेगा सवाल पूछूंगा। आज आप डॉक्टर कपिल के सिलसिले में प्रयागराज आए हुए हैं और सुनने में आया है कि डेट शायद आगे बढ़ गई है कोरोना की वजह से, तो ये गढ़ जो है बीजेपी का है, आपको डर नहीं लगता? आप इतनी ओपन तरीके से बोलते हैं और आपने कई बार चैलेंज किया है लोगों कि मेरा कुछ भी करते बनना है, कर लो, मैं आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट्स आपने किए, तो आपको लगता नहीं कि आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, खासकर ऐसे प्रदेश में जहाँ पे वो सरकार है जिसका आप हमेशा विरोध करते हैं? करके देखें, ऐसा वैसा कुछ करके तो देखें। देखिए क्या होता है, मैं संविधान को मानने वाला इंसान, मुझे पता है अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो मुझे कोई माइका बचा नहीं सकता। और जब तक मैं कानून नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं कानून के हिसाब से देश चलेगा, कानून संविधान के हिसाब से प्रक्रियाएं चलेंगी। किसी के ये देश किसी के बाप का नहीं है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से कौन आएगा कौन जाएगा वो तय करेगा। ये संविधान ने तय किया है, भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और किसी का बाप में अगर दम है तो ये अधिकार मेरे से छीन के दिखाए। यह अधिकार मुझे बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान ने दिया और उसका चीज़ का मैं पूरा उपयोग करता हूँ। इसके लिए खुले तौर पर मैं धमकी देता हूँ। अगर आपको मेरे से आपत्ति है, मेरा बिगाड़ के दिखा दो, क्योंकि वो जो आप बोलते हैं ना, जिस बेखौफ से या बेबाकी से आप करते हो, तो उसका जो मुझे ताकत मिलता है वो मेरे संविधान से मिलता है, जो मेरी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उससे मिलती है। मैं नियम तोड़ूंगा, मेरी गिरफ्तारी होगी, सारी चीज़ें होंगी। अगर मैं नियम नहीं तोड़ रहा हूँ तो मैं पूरे भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। और डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, क्योंकि मैं संविधान वाला भी हूँ। चलिए, धन्यवाद विनय जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें। और ये थे विनय दुबे जी, जिन्होंने अपने सारे सवालों के जवाब बड़े ही बिंदास तरीके से दिए। इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ मैं आशुतोष श्रीवास्तव, X24 न्यूज़ चैनल।